पूजा सक्सेना इज ए प्रैक्टिसिंग आर्कियोलॉजिस्ट। वो अपना प्रोफाइल में आर्कियोलॉजिस्ट तो लिखती है, लेकिन मैं जितना जानता हूं वो एक साथ में बहुत कुछ है। शी इज ए कंजर्वेटर, शी इज एन इंटरप्रेटर, शी इज ए हेरिटेज मैनेजर, शी इज ऑल्सो व्हाट यू कॉल इट heritage work leader and many more, because since last 20 almost 2 decades she is living heritage, living heritage, वो हेरिटेज के साथ जी रही है। दैट वाज आई कैन टेल यू। क्योंकि जब हम अपना स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं भोपाल से लेके महाराष्ट्र तक, पूजा जी हमारे साथ रहती है और दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर आवर स्टूडेंट्स और सब फीडबैक मिलता है। बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट पूजा जी, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, शी इज एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, और पीजी डिप्लोमा हेरिटेज मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। देन एनआरएलसी, नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंजर्वेशन के लिए लखनऊ में जो है। सो उन्होंने वहां ट्रेनिंग लिया है एंटीविटी कंजर्वेशन के लिए लखनऊ से। अभी अभी इनका अभी कंटिन्यू हो रहा है पीएचडी इन हिस्ट्री, और उनका रिसर्च टॉपिक जो है कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ फार्मर लैंडस्केप ऑफ ओम वैली, भोजपुर भीमकुंड, रायसेन एमपी। एंड अभी शायद विद इन 1 ईयर शी इज गोइंग टू कंप्लीट इट, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा काम कर चुकी है, ओनली इनको ऑर्गेनाइज करके पीएचडी सबमिट करनी है। बाकी इनका प्रोफाइल इतना लंबा है, मैं कोशिश करता हूँ जितना शॉर्टकट में इसको ये करूंगा, फिनिश करूंगा, फिर देन आई विल हैंड ओवर टू हर द फ्लोर। मोस्ट इंपोर्टेंटली बहुत सारा उनका प्रोफाइल है जो कि मेरे को बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा अगर उनका वो प्रोफाइलिंग करूंगा तो मैक्सिमम जो इंपोर्टेंट है मैं इसको ले रखा हूँ। फेलोशिप्स, नेशनल इंटरनेशनल, आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं, एक मिनट में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको कर दूं, फिर आपको दे दूंगा। पूजा जी यूके विजिटिंग के हैं, लंदन गई हैं जो है, और म्यूजियम से रिलेटेड फेलोशिप लेके गई हैं। 2 महीना वहां फील्ड वर्क किया है। म्यूजियम एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर, ए मीडिया फॉर सोशल इंटरेक्शन, ये थीम था उनका। एंड तो वहां जाके रिसर्च किया उन्होंने। Then she got outstanding in the field of culture senior fellowship, scientific and technological principles of conservation in special refers to Dhamnar Rock Cut Caves, Mandsaur, awarded by Center for Cultural Resources and Training, CCRT, Government of India. This is very important organization. तो और एक बात बता दूं, पूजा जी भोपाल में, मध्य प्रदेश में और विभिन्न महाराष्ट्र में और बियॉन्ड जितना मैक्सिमम काम किए वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में काम किए हैं। और ये भी बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई नॉर्मल कोई प्रोफेशनल को वो काम नहीं देते हैं अगर उनका क्वालिटी उस लेवल का ना हो तो शी इज गेटिंग ए लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मींस यू नो द क्वालिटी ऑफ वर्क शी इज डूइंग। तो इसमें बहुत सारा फेलोशिप है, मैं देख रहा हूं। तो महाराजा विक्रमादित्य फेलोशिप प्राचीन भारत में यंत्र विज्ञान, अवार्डेड बाय महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ मध्य प्रदेश, धर्मपाल फेलोशिप मध्य प्रदेश, मध्य भारत में गोंड कालीन प्रमुख निर्माण, all these are part of a lot of, and most importantly right now while pursuing her PhD she is a junior research fellow, वो फेलोशिप मिल रहा है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की ओर से। अभी वर्क एक्सपीरियंस उसका बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, कंडीशन मैपिंग किए हैं, और कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट प्लान बनाए, साइनेजेस बनाए, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स के हैं। आप अगर भोजपुर जाओगे पूजा जी का इंटरप्रिटेशन सेंटर जरूर विजिट करना, शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क। और वहां नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 12-14 जगह में उन्होंने इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, हेरिटेज लिस्टिंग किए हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, कई जगह विजिटिंग टीचिंग भी किए हैं, साइट मैनेजमेंट, कम से कम 4 बुक भी बुकलेट भी पब्लिश किए हैं। अवार्ड्स उनको 3 मिला है। तो इसका
ऑल दिस, और इनका इतने सारे पब्लिकेशन हैं। अभी तो मैं बोलने के लिए टाइम नहीं है। अभी मैं पूजा जी को हैंड ओवर करता हूं कि आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स को आप मार्गदर्शन कराएंगे, हेरिटेज वॉक कैसे कराएंगे, क्योंकि यू आर फ्रॉम द फील्ड, यू आर ए फील्ड पर्सन। पूजा जी, पूजा सेक्शन। थैंक यू सर। इतना सारा लंबा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहिए था कि मैं DHRM की स्टूडेंट हूँ और आज फिर से घर के बीच में हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। और मंदसौर से मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, क्योंकि धर्मराजेश्वर रॉक कट टेम्पल और जो केव्स हैं उनका कंजर्वेशन प्लान मुझे बनाने का मौका मिला 2009 में। और वहाँ पर फिर मैंने एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया। मेरी एक बुकलेट पब्लिश है। और मैं जब मैडम को अपना बायोडाटा भेज रही थी तो मैंने देखा कि मेरे 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड हैं। तो मंदसौर से मेरा पुराना रिश्ता है, और रिश्ता तो हम सबका है क्योंकि यशोधर्मा वहाँ है और यशोधर्मा हूणों को हमारे लिए ही पीछे धकेल रहे हैं। तो मंदसौर हमारे दिल में बसता है। मैडम अग्रवाल ने जब मुझे फ़ोन किया तो मुझे उम्मीद कभी मैंने की नहीं थी, क्योंकि मैंने उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस अपने सर्टिफिकेट कोर्स में इंक्लूड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है हेरिटेज वॉक, तो मैं लगभग 2000 से हेरिटेज वॉक्स कर रही हूँ और अब तक मैंने लगभग गिनी तो कभी नहीं है, पर कह सकती हूँ कि 500-600 हेरिटेज वॉक्स तो की होंगी। तो हेरिटेज वॉक क्या होता है उस पर तो मैं बहुत नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ओ, एक सेकेंड, हाँ, मैं ओपन करना भूल गई। कोशिश करूँ, मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरा सा 1 सेकेंड ले रही हूँ। शैलन जी, यस यस शैलन यस, जी, हाँ बोलिए। आप 2 मिनट संभालेंगे? मैं जरा सा इसको वो कर लूँ, श्योर मेरा आ श्योर नहीं श्योर पा श्योर, रहा है। 2 मिनट कोई नहीं लगेंगे कोई नहीं, हाँ श्योर श्योर। जी। तो अभी पूजा मैडम थोड़ा फिक्स कर रही हैं, उनका कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है। जैसे कि इनिशियली शुरुआत में मेरे प्रेजेंटेशन इसी वजह से सफर हुआ है। आई हैव मेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, उसका बनाया था लेकिन हो नहीं पाया, तो इसलिए मेरे को फोन पर ही एडजस्ट करना पड़ा। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो
अगर किसी को कोई हेरिटेज के बारे में जैसे मैंने बताया उसके ऊपर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो जब तक वो पूजा मैडम आएगी तब तक वी कैन इनफॉर्मली डिस्कस समथिंग, जिसको कुछ क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. हाँ वैष्णवी बोलो। Sir, जैसे आपने so I think I'm started the presentation. ओके, विल टॉक लेटर ऑन। हाँ पूजा जी रेडी? हाँ सर। ठीक आप ठीक मेरी ठीक। स्क्रीन देख पा रहे? या तो है, ठीक है। जो मुझे टॉपिक दिया गया वो शैलेंद्र जी का दिया हुआ है और शायद मैं उस पे रहूं और शायद मैं उससे थोड़ा सा हटकर बोलूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं बहुत थ्योरेटिकली बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उसमें जो भी मैंने, क्योंकि 2001 से 2022 के बीच में कई सारे हेरिटेज वॉक्स किए हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस उसमें रहा वो मैं शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई यूनिवर्सल नियम है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हेरिटेज वॉक सक्सेसफुल होगी। ऐसा कोई भी नियम मुझे महसूस नहीं हुआ इतने सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो जो हेरिटेज वॉक लीडर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज सेल कर पाता है। पर मैंने जो अपनी हेरिटेज वॉक शुरू की वो मैंने ये सोच कर नहीं की थी कि मैं हेरिटेज वॉक कर रही हूँ या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए कर रही हूँ, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैंने सिंपली अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए थे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। तो मैंने जो है जगह जगह छोटे छोटे स्कूलों में जाके, उस समय मैं इंटैक्ट में काम करती थी, तो मैं स्कूलों में जाती थी और वहां पर हम बात करते थे कि हमें बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, और उनको हम 2 घंटे के लिए लेके आते किसी मॉन्यूमेंट पे और उनको बताते कि इसको ये क्या है कैसा है, और उसके बाद हम उन्हें जो एथिक्स होते हैं कि इसको साफ रखो, इस पर लिखो नहीं, ये सब बातें हम उनको बताते थे। तो अवेयरनेस प्रोग्राम करते करते मुझे भोपाल को जानने का मौका मिला। इसके अलावा मुझे इंटैक्ट के थ्रू ही हेरिटेज लिस्टिंग का भी मौका मिला था 2003 में, और इस लिस्टिंग ने मुझे भोपाल को बहुत ही नजदीक से जानने का मौका मिला, क्योंकि इसमें लिस्टिंग में करते क्या है कि हर एक बिल्डिंग का अपना एक बायोडेटा तैयार होता है, किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कहाँ है, क्या है, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें होता है। तो उसमें आप एक एक बिल्डिंग पर जाते हो और उसके बारे में बात करते हो, लिखते हो, तो और दूसरों लोगों से भी बातें होती हैं। ऐसा करते हुए मुझे भोपाल की हर एक बिल्डिंग के बारे में, आप किसी भी बिल्डिंग के बारे में पूछ लो मैं बता सकती हूँ। तो उसने मेरे लिए एक डाटा कलेक्ट कर दिया और मेरे लिए ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहा। इस तरीके के मैंने बहुत सारे हेरिटेज प्रोग्राम्स डिफरेंट ग्रुप्स के लिए किए हुए हैं। ये इसने मेरा बेस बनाया हेरिटेज वॉक के लिए। ये स्लाइड मैंने स्पेशली लगाई थी कि मैडम शायद मेरा लेक्चर सुनेंगी, क्योंकि ये मैंने मंदसौर में बनाया था और यहाँ पर मैंने इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया, और उसमें जब ये बनाया था तब भी मैंने वहां पर भी बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। ये धर्मराज या धमनार की गुफाएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेरिटेज वॉक क्या है, मैं कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं दूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पैदल चल के घूम के अगर कुछ हिस्सा देखें जो कि हमारी हेरिटेज हो, हेरिटेज कुछ भी हो सकती है, जैसे सर ने कहा पानी हो सकता है, तालाब हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो अगर हम उसको एक प्लान्ड वे में अगर देख रहे हैं एक निश्चित समय के बीच में, तो वो हेरिटेज वॉक हो सकती है। अब
हेरिटेज वॉक की आखिर जरूरत ही क्या है? तो मुझे दो चीजें समझ में आती हैं कि हेरिटेज वॉक जो है वो एक तो जो पब्लिक है और दूसरा जो हेरिटेज है, दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। बहुत सारी, मैं जब हेरिटेज वॉक करती हूँ, हमारे ही शहर के लोग हमसे कहते हैं, जब वॉक कर रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग को देख रहे होते हैं, तो कहते हैं कि हम तो रोज इस सड़क से निकलते हैं, पर हमें तो ये बिल्डिंग कभी दिखती ही नहीं, या इसका कोई फीचर हमें दिखता ही नहीं। तो क्या होता है कि जब हमने उसको देखा ही नहीं, हमारा उससे कोई लगाव ही नहीं, तो फिर हमें उसके टूटने से भी कोई मतलब भी नहीं। तो जब हम हेरिटेज वॉक करते हैं तो हम दोनों के बीच में, हेरिटेज के और देखने वाले के बीच में एक रिश्ता बनता है, और उससे हमारे बीच का एक ब्रिज बन जाता है। और जब हमारा उससे रिश्ता बनता है, हमारा प्यार बढ़ता है, तो लोग उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। शायद सीधे ना करें, लेकिन यदि कोई तोड़े तो अपोज जरूर करते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है कि हेरिटेज वॉक का क्या फायदा है। दूसरा, हेरिटेज वॉक हमारा पर्सपेक्टिव बदलती है, किसी चीज को देखने का तरीका बदलती है। आपके लिए या एक साधारण व्यक्ति के लिए ये जो मैंने फोटो लगा रखी है, ये एक ब्रिज हो सकता है। आप इधर से गए और उधर से अपनी गाड़ी में हॉर्न बजाते हुए निकल गए, लेकिन अगर आप हेरिटेज वॉक में हैं, आप पार्टिसिपेंट हैं, तो आप इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, और आप बात करते हैं कि ये कौन से तालाब पे बना है, कब बना है, क्यों बना है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। सब तरीके से आप देखते हो, उसके पीछे का सीन देखते हो, उसके आगे की कहानी सुनते हो। तो ये जो है हेरिटेज वॉक, आपके देखने के नजरिए को बदलती है। मुझे ऐसा लगता है। हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? प्लीज सब म्यूट कर दीजिए जब तक पूजा जी बोल रही हैं, प्लीज। तो आखिर ऐसा हेरिटेज वॉक के बाद हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परिणाम निकलते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का बिहेवियर हेरिटेज के लिए चेंज होता है। लोग ज्यादा प्यार से अपने हेरिटेज को देखते और रखते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हेरिटेज को जब हम समझते हैं तो वो हमारा एसेट बन जाता है, हमारे लिए लाभकारी बन जाता है। मैं उसका उदाहरण भी दूंगी। और ये तीसरी जो मुझे बड़ी चीज लगती है वो होता है कि ये बहुत से लोगों के सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है। तो ये मुझे 3 बड़े पॉइंट लगते हैं। इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं, पर मैं मुख्य रूप से तीनों पर डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि लोग जो है सिंपैथेटिकली देखते हैं हेरिटेज को। तो इसका एक एग्जांपल है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये भोपाल का गौहर महल है। मुझे अच्छे से याद है, सन 2000 में जब मैंने अपना जॉब शुरू किया था, उस समय इस बिल्डिंग पर एक नोटिस चस्पा होता था, जिसपे लिखा था कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, कृपया इसके अंदर ना जाएं। तो हम लोगों ने, और इसको तोड़ने के आदेश हो गए थे। तो हम जब हेरिटेज वॉक्स लेकर जाते थे तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा अच्छी लग रही है, फसाड देखने को मिलता था इसका। तो लोग कहते थे कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है, इसको तो बचाना चाहिए। आखिरकार हमने एक पिटीशन दायर की और ये जो है बिल्डिंग बच गई। इसका एक लंबा केस है जो कि मैं हेरिटेज वॉक के दौरान भी सुनाती हूँ। अब यही बिल्डिंग जो है हेरिटेज हाट में बदल गई है, और अब यहाँ पर मेले लगते हैं। पहले बिल्डिंग को कंजर्व करके ठीक कर लिया गया है और उसमें अब हाट लगते हैं। तो न केवल बिल्डिंग बची है, बल्कि इसमें बहुत सारे क्राफ्टमैन और क्राफ्ट भी बच गया। तो ये जो मैं इसके पीछे एक बड़ा कारण मानती हूँ, वो हेरिटेज वॉक को ही मानती हूँ। ये उसका रात का सीन है, रात में भी मेले लगते हैं। तो कहाँ हम एक बिल्डिंग को तोड़ रहे थे और कहाँ वो लोग जो हेरिटेज वॉक पे आया करते थे, उन्होंने अपोज किया और एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि एक पूरा की पूरा कल्चर, क्राफ्ट्समैन बचा लिए। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि हेरिटेज हमारा एसेट बन जाता है। अगर हम उसके लिए अवेयर हैं तो वो हमारा एसेट बन जाता है। आज भोपाल की बहुत सारा जो पुराना भाग है, वो पुराना भोपाल जो कहलाता है,
वहाँ का जो ओपन एरिया है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके पास में बहुत फिल्मों की शूटिंग होती है, बहुत शूटिंग होती है। ये पिछले कुछ 7-8 साल से शुरू हुआ है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे डायरेक्टर्स की पहली पसंद भोपाल बन चुका है और बहुत सारी रिसेंट फिल्मों में आप भोपाल को देख सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि पीछे का कारण क्या है। तो हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई मॉल में तो शूट नहीं कर रहा, भोपाल में तो मॉल भी बहुत है, पार्क्स भी बहुत है, बहुत कुछ है, लेकिन कोई वहां शूट नहीं कर रहा। शूट कहाँ कर रहे हैं? जहां पर हेरिटेज का बैकग्राउंड है। तो निश्चित रूप से हेरिटेज को अगर हमने रखा नहीं तो हम बहुत सारी चीजें, न केवल हेरिटेज बल्कि बहुत सारी चीजें खो देंगे। तो आज वही हेरिटेज हमको बहुत सारे लोगों की अर्निंग का माध्यम बनती है, क्योंकि जो टीम मुंबई से आती है यहाँ शूट करने, उससे 90% ज्यादा लोग भोपाली होते हैं। यहाँ के रंगमंच के जो कलाकार हैं उनको भी मौका मिलता है, जो यहाँ के गायक हैं उनको भी मिलता है, यहाँ तक कि जो स्पॉट बॉय होते हैं, जो सामान इधर उधर लेकर जाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हाथ जो हमने हेरिटेज को बचाया उसका है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा सोर्स ऑफ इनकम, तो हमको सिंपली ऐसे देखने में लगता है कि हेरिटेज वॉक से किसकी इनकम बढ़ती होगी। जो हेरिटेज वॉक लीडर होता होगा, जो हेरिटेज वॉक कराता होगा, उसकी इनकम बढ़ती होगी। लेकिन नहीं, मैंने इतने सालों में देखा कि हेरिटेज वॉक बढ़ने से बहुत सारे लोगों की इनकम पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं आगे एग्जाम्पल में दिखाऊंगी कि जब हम हेरिटेज वॉक करते हैं तो हम लोकल क्यूजीन को भी प्रमोट करते हैं, हम क्राफ्ट को भी प्रमोट करते हैं, हम होटल्स को भी प्रमोट करते हैं, सबको प्रमोट करते हैं और इन सबको डायरेक्टली फायदा मिलता है। कुछ लोग तो हेरिटेज वॉक की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं। भोपाल में एक दुकान है राजू टी स्टॉल, आप चाहें तो फिर तुरंत गूगल कर सकते हैं राजू टी स्टॉल भोपाल। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमने हेरिटेज वॉक शुरू की उस समय वो उसकी छोटी सी एक गुमटी हुआ करती थी, पर हम अपने सब विजिटर्स वहां लेकर जाते थे। उसके बारे में हमारा जो मावा जलेबी है, मंगोड़े हैं, पोहा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो ये सब को वहां पर ले जाके खिलाते थे क्योंकि वो हमारे वॉक के बीच में पड़ता था। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको इंटरनेट पे डालना शुरू किया, लोगों ने उसकी चर्चा शुरू की, 1-2 बार अखबार में आ गया और उसका धंधा चल निकला। अभी उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और लोग उसे स्पेशली ढूंढते आते हैं कि भोपाल में कहाँ है राजू टी स्टॉल, हमें उसको दिखवा दो। तो अब तो पहले हम लोगों को लेके जाते थे, अब लोग डिमांड करते हैं और उनको लेके जाते हैं। तो हेरिटेज वॉक सिर्फ वॉक लीडर के इनकम का सोर्स नहीं बनता है, बल्कि बहुत सारे लोगों की इनकम का सोर्स बनता है। और बहुत सारे हेरिटेज वॉक लीडर या गाइड ऐसे भी होते हैं जो अपने टूरिस्ट ग्रुप को जब लेकर जाते हैं तो उनका जो भी हिस्सा बनता है, जो भी परसेंटेज बनता है, वो भी लेते हैं। मैं तो कभी आज तक नहीं लिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उससे भी इनकम कर लेते हैं, तो वह एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है, क्योंकि सभी लोग करते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं माना जाता। अब जो यहाँ तक मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक अगर हम पॉजिटिव सोच लेकर चले हेरिटेज वॉक के बारे में, तो फिर हम आगे जब देखेंगे तो हमको और ज्यादा कुछ समझ में आएगा। जो हेरिटेज वॉक्स डिजाइन की है मैंने, वो स्पेशली मैंने भोपाल के लिए डिजाइन की है और भोपाल के कुछ एक बाहर की भी हैं, पर मैं भोपाल में ही मैक्सिमम करती हूँ क्योंकि मेरा इकलौता काम हेरिटेज वॉक कराना नहीं है, मैं दूसरे काम भी करती हूँ, पर ये मेरा शौक है इसलिए इसको बराबर करती रही हूँ। तो मेरी जो पहली हेरिटेज वॉक है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और डिमांड में रहती है, वो है भोजपाल टू भोपाल। इसमें हम 2 किलोमीटर चलते हैं और लगभग 1000 साल का इतिहास और डिफरेंट तरीके के मॉन्यूमेंट्स या वाटर बॉडीज या फ्लोरा फोना, तमाम चीजें जो हमारा कल्चर है उसको इंक्लूड करते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। ये उसका ब्रोशर है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये उसका रास्ता है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो सारा, तो हम देख सकते हैं इसमें हम करीब 20 मॉन्यूमेंट कवर कर लेते हैं और उसके अलावा बहुत सारा चीजें कवर करते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। एक और वॉक है हमारी जिसे शहजानाबाद नाम दिया है हमने,
जो भोपाल का ही एक हिस्सा है, वो शहजानाबाद कहलाता है। वो एक अपना सबर्ब है, अपना एक अलग टाउन है। तो उसके लिए हमने अलग वॉक डिजाइन की है। मैंने बहुत बार देखा है कि जो हेरिटेज वॉक लीडर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ दिखा डालें, तो वॉक का टाइम बहुत बढ़ जाता है, वॉक की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि विजिटर जो है उसको मजा आना बंद हो जाता है। एक आदमी की सीमा होती है, वो कितना चल सकता है, कितनी देर सुन सकता है। तो मैं जो अपनी वॉक्स रख रही हूँ, वो लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा की मैं नहीं रखती, चाहे उसमें कुछ चीज छोटे छूटे या फिर जैसे भी मैनेज हो, और 2 घंटे से ज्यादा मैं उसमें नहीं लगाती। तो ये हमारी एक और वॉक है, और ये उसका कोर एरिया है जहां पर हम घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और जब हम अपने इन ब्रोशर्स को बनाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर आप इस वॉक पर हो, तो आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कहाँ मिल जाएगी, फर्स्ट एड, कोई डॉक्टर का घर हो या दवा खाना हो, वो कहाँ मिल जाएगा, व्यू पॉइंट कहाँ से बनेंगे, नो एंट्री जोन कौन से हैं, बस स्टैंड कहाँ है, कितनी दूर है। अब जब हम वॉक से छोड़ देंगे लोगों को, तो वो किस साइड जाएं, तो बस स्टैंड कहाँ है, ऑटो स्टैंड यहाँ से कहाँ है, टॉयलेट की फैसिलिटी अगर कहीं है तो वो कहाँ है, ड्रिंकिंग, बाकी की जो फूड स्नैक, जो भी पार्किंग वगैरह कहाँ हो सकती है, इनमें डिटेल में दिया होता है, जिससे कि जो आने वाले विजिटर हैं उनको कोई परेशानी ना हो। एक और वॉक हम भोपाल में कराते हैं, जिसका हमने नाम दिया है बावलीज इन भोपाल। भोपाल में बहुत सारी बावड़ियां हैं, तो वाटर की कंजर्वेशन से रिलेट करके हम इसको दिखाते हैं। इसमें चलकर नहीं जा सकते आप, पर भोपाल में 2 व्हीलर का बहुत फैशन है, तो 2 व्हीलर से जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो इनका भी हमने एक ब्रोशर डिजाइन किया हुआ है, और कहाँ से कहाँ जाना है, और एक छोटा छोटा राइटअप कि कौन सी बावड़ी की क्या खास बात है। अगर कोई पढ़ के आना चाहता है या अपने साथ कोई लिटरेचर ले जाना चाहता है, तो उसके लिए ये अच्छा रहता है। पर हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी हमें मालूम है एज ए वॉक लीडर, वो सब कुछ हम इसमें नहीं लिख देते। अगर हम सब कुछ लिख देंगे तो 2 तरीके की मुश्किल होती है। एक, कि आपका जो पार्टिसिपेंट है, जो आया है घूमने के लिए, वो आगे आगे बोलता है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ चोरी का भी बड़ा सिस्टम है। जो दूसरा वॉक लीडर है, वो हमारा लिटरेचर ही चुरा लेता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो ब्रोशर्स होते हैं, उन पर एक बहुत लिमिटेड जानकारी दी जाती है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये क्या नाम है, किसने बनवाया, ऐसी बहुत छोटी सी जानकारी। सारी जानकारियां इन ब्रोशर में नहीं होती। मेनली इसमें मैप होता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। मान लो कि कोई समय पर नहीं पहुंच पाया है, तो फोन पे बात हो रही है, तो हम उसे बता सकते हैं कि हम इस जगह पर हैं, आप इस जगह पहुंच जाओ। या कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात है, तो आप उसको बराबर से कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। और जो आने वाला व्यक्ति है, उसे भी पता रहे कि उसे कितना चलना है, कहाँ जाना है। इसलिए इस पे मैप वगैरह में ज्यादा जानकारी दी जाती है, राइटिंग में कम दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैं भोपाल में 3 वॉक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक ही वॉक को कई तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि भोपाल टू भोपाल जो हमारी वॉक है, उसमें हम 20 मॉन्यूमेंट के साथ में कल्चरल हेरिटेज दिखाते हैं। लेकिन इसी वॉक को हम कई तरीके से कई बार दिखा देते हैं। जैसे अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हमने अपनी ही वॉक को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया है। अब इसमें जो इससे पहले के राजवंशों की कहानियां हैं, परमारों की कहानियां हैं, बेगमों की कहानियां हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। और जो इसके यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए इस जगह पे ओपन स्पेस में, या किसी बिल्डिंग में कोई आंदोलनकारी छुपा हो, कोई क्रांतिकारी की कोई घटना हुई हो, तो हमने पूरा की पूरा शिफ्ट उसको स्वतंत्रता संग्राम पे कर दिया। तो आजकल हमारा वो ज्यादा चल रहा है। तो एक ही वॉक को आप कई तरीके से, कई थीम पर, कई तरीके की कहानियां सुनाकर अलग अलग तरीके से भी सुना सकते हो। उसमें हमारे एक ही वॉक में उसी रास्ते पर आने वाले हमारे जो पहले हमारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं कभी, वो भी दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं कि आज नई कहानी सुनने को मिलेगी। ये भी बहुत जरूरी है कि हम जब भी हेरिटेज वॉक करें, तो ये भी एक्सप्लोर करें कि हम उसको कितने तरीके से दिखा सकते हैं। कुछ ना कुछ नया देते रहना बहुत जरूरी है। भोपाल से बाहर भी मैंने कुछ हेरिटेज वॉक्स डिजाइन की है। जैसे ये चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार है,
इसके हमने जब वॉक डिजाइन की तो आपको पता होगा कि जो चार मीनार है उसको देखने के लिए हजारों लोग रोज आते हैं, पर देखने के लिए अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाहर से चार मीनार बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर से चार मीनार देखने के लिए उसके अंदर ना तो कोई कमरे हैं ना तो कुछ है। तो लेकिन जो बाहर का व्यू बनता है वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि चारों तरफ एक खास तरीके के बाजार हैं, जैसे जिसे लाड बाजार कहते हैं। तो वहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि हैदराबाद में हैदराबादी मोती बहुत फेमस है। तो वहां पर एक पूरी की पूरी गली है जहाँ की हैदराबादी मोती मिलते हैं, सच्चे मोती। इत्र का बहुत बड़ा काम होता है हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद की बिरयानी तो सभी जानते हैं। वहां पर जो लाड बाजार है उसमें सिल्वर फॉइल का भी काम होता है, हमने देखा होगा बर्फी पर चांदी का बरक चढ़ाते हैं, बहुत चीजों पे चांदी का वो काम भी वहां पर होता है। हैदराबादी चूड़ियां, लाख की चूड़ियां भी बहुत फेमस है, उसका पूरा की पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा जो आप साइड में देख रहे हैं बर्तन, ये बीदर वर्क कहलाता है, बीदर वर्क, ये भी हेरिटेज है। ये जितने आइटम्स मैंने बोले ये सब हेरिटेज है। अकेले बिल्डिंग हेरिटेज नहीं होती है, हमारा खाना, हमारा रहन सहन, हमारा सब कुछ हेरिटेज है। तो हमने जो बीदर वर्क होता है वहां पर कुछ गलियां हैं जहां पर कि इसके कारीगर आज भी काम करते हैं या उन दुकानों से बेचते हैं। तो एक सिर्फ हैदराबाद की चार मीनार नहीं, बल्कि एक बड़ा एरिया लेते हुए, यानी कि लाड बाजार कहलाता है वो एरिया, वो लेते हुए हमने एक हेरिटेज वॉक डिजाइन की थी कि कहाँ से आपको कहाँ जाना है, कि इतनी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये भी बहुत हमारी फेमस वॉक रही है। और ब्रोशर को कोशिश करिए कि हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी वहां पर लोकल लैंग्वेज है, जैसे हमने चार मीनार में तेलुगु लोग ज्यादा जानते हैं, तो तेलुगु में भी अपने ब्रोशर को रखा था। ये बात जो है वो बहुत करती है। एक रूरल हेरिटेज वॉक का आजकल बहुत चलन बढ़ गया है। लोग बाग गांव में भी हेरिटेज वॉक करना पसंद करते हैं। किसी की चौपाल पे बैठ गए, किसी के घर में खाना खा लिया, किसी के खेत में से कुछ ले लिया, इस सब का पैसा मिलता है। तो इस तरीके की वॉक भी आजकल खूब बन रही हैं और सक्सेसफुल हैं। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो जो मैंने अपना पहली वॉक कही कि भोपाल टू भोपाल मेरी पहली वॉक है और सबसे ज्यादा पॉपुलर वॉक है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से काम करती है। ये वो हिस्सा है जो हम वॉक के दौरान दिखाते हैं। इसको घूमने में करीब करीब 2 किलोमीटर आपको जाना है और 2 घंटे का लगभग समय लगता है। इसके बीच में हम 1000 साल का इतिहास देखते हैं और भोपाल की जो संस्कृति है उसको देखते हैं। हमारा जो बिगिनिंग पॉइंट है वो भोपाल का बड़ा तालाब है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से भी आप वॉक शुरू करें वो प्लीजेंट होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि लोग आते हैं 5-10 मिनट पूरे ग्रुप का वेट करते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर बहुत हौज पौज हो रहा होता है, वहां पे बहुत हॉर्न की आवाज आएगी, बहुत चीजें होंगी, तो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर आपकी बिगनिंग अच्छी होती है तो आधा काम तो आपका वहीं पे हो जाता है, क्योंकि आपको वहां पर स्टोरी बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो हम लोग, बहुत खूबसूरत है भोपाल का बड़ा तालाब, वहां से अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लोग आते हैं, उनको अपनी वॉक के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपको कितना समय लगेगा, कितनी दूर जाना है, उस बीच में हम आपको क्या क्या दिखाई देंगे। लोग हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं और हम इस तरीके से वॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम भोपाल के जो छोटा तालाब है, भोपाल में 2 तालाब हैं, एक बड़ा तालाब एक छोटा तालाब, तो छोटे तालाब की स्टोरी सुनाते हैं। और छोटे तालाब की स्टोरी सुनाते हुए हमेशा वॉक में ध्यान रखना चाहिए कि केवल हिस्ट्री का पार्ट नहीं लेना चाहिए, जो रिटन हिस्ट्री है उसका पार्ट नहीं लेना चाहिए अकेले, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो फोकलोर्स होते हैं, जो लोग कहानियां, किस्से, इतिहास, कहावतें सुनाते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि रिटन हिस्ट्री। और मैंने अपनी वॉक में देखा है कि लोगों को इतिहास तो याद नहीं रहता, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी के भी, उनको आप अपने ऊपर भी आजमा के देखिएगा, आपको इतिहास में मैं अगर कहूं कि 1777 में ये हुआ तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर मैं उससे जोड़कर कोई मजेदार किस्सा सुनाऊं तो आपको याद रहेगा। जैसे कि
इस छोटे तालाब का एक हिस्सा है। जब हम इसे दिखाते हैं तो ये कब बना, क्यों बना, ये तो बताते हैं, लेकिन इसके साथ एक कहावत सुनाते हैं कि क्या हुआ कि ये जो छोटा तालाब है, इसके किनारे पर कमलापति, रानी कमलापति का महल है। आपने अभी अभी रानी कमलापति का नाम खूब सुना होगा, उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया है। तो रानी कमलापति का महल यहाँ पर है, और ऐसा कहते हैं कि रानी कमलापति ने इस तालाब में कूद कर जौहर कर लिया था, जान दे दी थी। ये स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, इसको बहुत मजेदार तरीके से हम लोग बहुत चस्के लेके सुनाते हैं। तो होता यह है कि कहावत यह है कि हर दिवाली की रात को रानी कमलापति का महल तालाब से निकलता है, और ये जो हाथ है ये बहुत सुंदर दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। और फिर कहावतें हैं, भोपाली हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं, और वो कहते हैं कि एक बार अंग्रेज ने गोली मार दी और फिर तब से ये हाथ निकलना बंद हो गया। तो मुझे इस पे जो रिएक्शंस मिलते हैं लोगों के, वो अमेजिंग होते हैं, उनको इसमें बहुत मजा आता है, और वो अपने ऐसे ऐसे किस्से जो है आपस में भी डिस्कस होने लगते हैं। तो होता कुछ नहीं है, इस तालाब में कोई हाथ वाथ आपको दिखाई नहीं देगा जब हम वॉक करा रहे हैं, सिर्फ आपको इमेजिन कराना होता है अपने बोलने के तरीके से कि आपको लगने लगे कि हाँ हाथ निकलता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है। बस यही एक कला है हेरिटेज वॉक की। तो कहानी किस्सों का बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से कहावतों में जैसे हम जब आगे चलते हैं, रानी कमलापति का महल दिखाते हैं, तो रानी कमलापति के बारे में बताते हैं कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया, बल्कि तो सही शब्द है बाकी सब गधैया। तो रानी कमलापति इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत थी कि बाकी सारी रानियां उसके सामने गधी दिखती थी। तो उसमें भी लोगों को ये क्या है, लोग पूछते हैं क्या बोला आपने, क्या बोला, और रट लेते हैं उसको तुरंत ही कि ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया। तो इसमें क्या होता है, मजा आता है। और ये कहावत खुद में हेरिटेज है, क्योंकि ये आज की कहावत नहीं है, जब रानी कमलापति थी तब से लोग जो है इसको सुनते चले आ रहे हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि जो हमारा रास्ता होता है हेरिटेज वॉक का, अगर उस पर छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस आ जाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस, जैसे यहाँ आप देख रहे हो रानी कमलापति के महल में एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है, व्याख्या केंद्र बना हुआ है, और ये व्याख्या केंद्र जो है उस क्षेत्र का इतिहास दिखाता है जो आप अभी देख रहे थे। तो इससे क्या होता है कि जो स्टोरी हम कह रहे हैं उसको 3 डायमेंशन में, उसको पेंटिंग में, उसको ड्राइंग्स के थ्रू भी देखने का मौका मिलता है, जिससे लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि जिस किले की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है ना। आप पूरा किला तो हम वॉक में दिखा के नहीं ला सकते, लेकिन अगर इस तरीके के पोस्टर्स लगे होते हैं तो उनके थ्रू जो है हम ये समझ पाते हैं कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक की बात हो रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, वो समझ में आता है कि हमारे स्केल में हम किस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है, इसको बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हम आगे दिखाने वाले होते हैं उसको हम तभी की तभी ये लोकेट कर देते हैं कि हम इस रास्ते चलेंगे और ये चीजें हम आपको इस जगह पर दिखाएंगे। तो जो देखने वाला है उसके मन में काफी कुछ क्लियर रहता है कि हम किस किले में चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। ये सब जो है बहुत हेल्पफुल होता है, पर ये ऐसा बहुत कम है। बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से हेरिटेज को देखते हैं, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी बड़े ध्यान से देखते हैं। सिर्फ ये दिखाने की चीज होती है कि आप क्या और कैसे दिखा रहे हो। अगला पड़ाव जो हमारा पड़ता है वो है कदीमी हमाम का। हमाम जो है आपने सुना होगा, जकूजी बात होते हैं, स्टीम बात होते हैं, ये एक स्टीम बात है और ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमाम क्या है, जहां पर ग्रुप में नहाया जाता है और खुद नहीं नहाते, यहाँ पर जो नहलाने वाले होते हैं वो नहलाते हैं। ये भी हमारी हेरिटेज है 400 साल पुरानी ये, लेकिन एक साइंटिफिक इसका तरीका है। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का ये एक मेल है। तो अगर मैं बार बार ये बताऊं कि ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या, तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी इंजीनियरिंग बताऊं और साथ में इसका नहलाने का जो तरीका है कि आपको कब इसमें आना है, रात के समय आना है, पहले रूम में आपको 20 मिनट बैठना है, ये ठंडों के दिनों में खुलता है दिवाली से होली तक, और आपको जब बहुत ठंड पड़ रही होती है तब इसमें आना होता है।
और ग्रुप में लोग नहाते हैं, तो जब आते हैं तो कैसे होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाते हैं, दूसरे चैम्बर में क्या होता है वहां पर, तीसरे चैम्बर में क्या होता है, तीसरे चैम्बर में इतनी स्टीम होती है कि आप भले ग्रुप में नहा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो वो कैसे वर्क करता है, इतनी स्टीम आती कैसे है, वो जो पूरी आर्ट है नहलाने की, और क्या होता है उसके बीच में, उसके फायदे क्या हैं, ये हम वहां पर अपने तरीके से बताते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब उस विजिट में अगर हमाम नहाने ना भी आ पाए हेरिटेज वॉक के बाद, तो बाद में अलग से प्लान करके और हमाम में नहाने के लिए स्पेशली आते हैं। तो अगर हेरिटेज वॉक लीडर चाहे तो वो उस शहर की हेरिटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर उठा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, इनको बहुत मजेदार तरीके से दिखाते हैं, तो उससे विजिटर्स बढ़ते हैं। इसी से हम आगे चलते हैं तो ये गौहर महल आ जाता है। गौहर महल अक्सर हमको अंदर से देखने को नहीं मिलता, जबकि ये अंदर से बहुत ही सुंदर है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमको बिल्डिंग्स मिलेंगी जिसमें कि हमको सिर्फ फसाड देखने को मिलेगा, उसका आगे का हिस्सा आपको अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन विजिटर आया है, उसने पैसे दिए हैं, आप क्या करें? तो होता यह है कि आप उसको इस तरीके से कहानी सुनाते हो, इस तरीके से अंदर की बातें, जो अंदर किस तरीके के कोर्टयार्ड हैं, दलान हैं, बेगम कहाँ बैठती थी, किस तरीके से सजदा होता था, क्या क्या सुंदर अंदर चीजें हैं, किस तरीके की सीलिंग है। ये देखिए, ये वुडन सीलिंग है, ये देखने को ही नहीं मिलती विजिटर को, लेकिन हम उसे इमेजिन करा देते हैं कि किस तरीके की सीलिंग है, उनपे किस तरीके का कांच का काम है, पेंटिंग है, तमाम चीजें हम उनको बताते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो पूरा महसूस कर पाए कि किस तरीके का अंदर से महल होगा। और कई बार किस्मत अच्छी होती है तो विजिटर को अंदर ले जाने का भी मौका मिल जाता है, तो बढ़िया मजे आते हैं, देखने को मिलता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के अलावा बहुत से ओपन स्पेसेस भी हमको रास्ते में मिलते हैं, उनकी भी हो सकता है किस्से कहानियों। जैसे ये वाला जो मैदान आपको दिख रहा है, ये खिरनी वाला मैदान कहलाता है। इसमें एक खिरनी का पेड़ लगा हुआ है, इस फोटो में नहीं दिख रहा, लेकिन ये खिरनी वाला मैदान ही कहलाता है आज तक। और यही मैदान, खिरनी जो है एक खाने वाला फल है और खूब जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें खूब खाया जाता है। तो ये पूरा एक कल्चर है इसका, तो उसके बारे में बताते हैं। यही जो मैदान है ये इकबाल मैदान भी कहलाता है। आपने जरूर एक सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो शायर हुए इकबाल, उनका जो उनकी शायरी है बहुत सारी, वो इसी मैदान के पास एक महल है, उसमें बैठकर वो लिखा करते थे। तो बाद में इस मैदान का नाम उनके नाम पर इकबाल मैदान कर दिया गया। तो इकबाल जो है शायर हैं, उनकी शायरी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है साहित्य में, उसके बारे में हम यहीं पर बताते हैं। तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, अब हम लिटरेचर साहित्य के बारे में भी बता रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं, हमारे पास जैसा विजिटर जैसी वो होती है फैसिलिटी, हम ये भी बताते हैं कि इकबाल का पाकिस्तान बनाने में क्या रोल है, उन्होंने कैसे पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट किया और किस तरीके से भोपाल के नवाब को बहकाया। और पूरा जो है भोपाल, आपको पता होगा शायद कि 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ है, 1949 में स्वतंत्र हुआ है। तो ये एक अपनी स्टोरी अलग चलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट तरीके से उसको बता सकें। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हमको डायरेक्टली हमारी वॉक पर नहीं आ रही होती हैं। जैसे पीछे आप एक मस्जिद देख रहे हैं जो व्हाइट कलर की है, तो अगर उसका छोटा हिस्सा भी कोई दिख जाए या दूर से भी दिख जाए, तो भी आप उसे दिखाकर स्टोरी अपनी सुना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बिल्डिंग तक पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद ही सुनाएंगे। ये आपके अंदर की आर्ट होती है कि आप उसको कैसे सुनाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बेगमें हैं, उन भोपाल में बेगमों का हम स्टोरी सुनाते हैं। जैसे बेगम ने बेगम बनने के लिए, नवाब बनने के लिए अपने हस्बैंड के साथ क्या किया। तो एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी सुनाती हूँ कि क्या हुआ कि ये वसीयत थी कि
जो यहाँ के नवाब थे, उनके बाद उनका जो दामाद होगा उसको अगला नवाब बनना था भोपाल का। लेकिन उनकी जो बेटी थी वो चाहती थी कि मैं ही नवाब बनूं। तो दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते थे, और झगड़े होने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन जो बेगम थी उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरी पकड़ भोपाल पे कम होती जा रही है। तो उन्होंने एक दिन नवाब साहब को बड़े प्यार से एक गार्डन में बुलाया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नवाब साहब ने कहा बिल्कुल, आ जाओ, मोती बाग में मिलेंगे। बेगम मिलने के लिए आई और प्यार से उनके लिए एक टिफिन में सिवैयां भी ले आई। दोनों बाग में बैठे और बेगम ने कुछ बातें करने के बाद बड़े प्यार से नवाब साहब को सिवैयां भी खिलाई और अच्छी बातचीत हुई। बेगम अपने घर चली गई। लेकिन अगली सुबह ही नवाब साहब का इंतकाल हो गया। और यहाँ हम पॉज ले लेते हैं, क्योंकि हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि बेगम ने सिवैया में जहर डाला था कि नहीं डाला था, पर लोग इसको अपने आप से समझ जाते हैं कि डाला था या नहीं डाला था। तो कहाँ आपको पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और जो फैक्ट आपके पास रिटर्न नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये तो अनुभव से आता है। तो ये जो स्टोरीज है वो सुनाई जाती है। इसी बिल्डिंग में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे आपको एक ये प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है। भोपाल का जो कल्चर है ये पटिया कल्चर कहलाता है। पटिये पे लोग बाग, पटिया यानी क्या होता है, ड्रेन होती है, बिल्डिंग के सामने नाली होती है, नाली को ढकने के लिए स्लैब डाल दिए जाते हैं पुराने जमाने के। और भोपालियों के पास बहुत वक्त होता है, हमारे यहाँ काम वाम धंधा करने का फैशन ही नहीं है। हमारे पास जमीनें होती है, खेती होती है, और लोग दिन भर फालतू की बातें, गप्पेबाजी आपने सुनी होगी, भोपाली बड़ी बड़ी फेंकते हैं, सूरमा भोपाली। तो हमारा जो कल्चर है वो पटिया कल्चर कहलाता है। लोग बाग उठते ही 12 बजे हैं, 12 बजे उठने के बाद वो जाते हैं चाय पोहे की दुकान पे खड़े हो जाते हैं, घंटों वहां खड़े होके चाय पोहा खाते रहते, पीते रहते। उसके बाद 4 बजे से यहाँ मजमा जमना शुरू हो जाता है। ये जो आप पटिये देख रहे हैं, यहाँ के लोग जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, और फिर अपने चेहरे पे हाथ रख के उकड़ू बैठ के घंटों मतलब सुबह के 4, शाम के 4 बजे बैठे थे, सुबह के 4 बजे तक बैठे रहते हैं। और करते क्या है, करते यह है कि शतरंज खेलते हैं। और इतने माहिर खिलाड़ी हैं शतरंज के कि अगर हमारे यहाँ विदेशी भी आ जाते हैं तो हमारे पास जब विदेशी टूरिस्ट होते हैं तो हम उन्हें यहाँ चेस खेलने भेज देते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई चेस में हरा कर नहीं आया हमारे भोपालियों को। तो यह हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही हैं। तो हम जैसे हैं हम अच्छे। तो जो हमारा कल्चर है वो भले ही हम आपको, ये देखिए इस तरीके से बैठते हैं, तो जब मैं बोलूंगी तो आप ऐसा ही कुछ इमेजिन कर रहे होंगे अपना, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जब हम वॉक कर रहे हो उस समय ये लोग बैठे हुए दिखाई दें, क्योंकि वॉक अक्सर मॉर्निंग में होती है, तब तो ये लोग अच्छे खर्राटे मार के सो रहे होते हैं। तो आप सिर्फ इमेजिन कराते हो कि कैसे वहां पर बैठे लोग फुर्सत में खेलते रहते हैं, उन्हें ना खाने की चिंता ना कमाने की चिंता, ये पूरी रात चलता है। पर यही हमारा कल्चर है, जो है वो है, हम उसी में खुश हैं। आगे चलें तो आपको सिर्फ हर बार बिल्डिंग का आर्किटेक्चर दिखाया जाए ये भी जरूरी नहीं है। कई बार आप बिल्डिंग का कंजर्वेशन भी दिखा सकते हैं। अभी अभी इस बिल्डिंग में कंजर्वेशन हुआ है, लोग सुनना पसंद करते हैं कि चूने का गारा कैसे बनाते हैं, उसमें उड़द की दाल, बेल और ये और वो मिलाते हैं, उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये। तो आप उसकी स्टोरी भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा इसी बिल्डिंग में अंदर ये देखिए पुरानी जमाने की लगभग 200 साल पुरानी ये पेंटिंग है छत पे, सीलिंग पे। तो अगर आप इसको यूं ही दिखाएंगे तो लोग कहेंगे वाह बहुत सुंदर है, इतना बढ़िया काम किया है, ऐसा है वैसा है, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप इसमें एड ऑन कर दें कि ये पेंटिंग में क्या स्पेशल है, क्या टेक्निक है, तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देखकर सुंदर तो सबको लग रही है। आपने क्या किया, आपने उसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन दी। जैसे मैं बताती हूँ कि ये पेंटिंग जो है वो मिनरल कलर से बनाई है, मिनरल कलर पत्थरों से बनते हैं। लेकिन आप जो गोल्डन कलर देख रहे हो ये मालूम है क्या है, ये गोल्ड है, असली गोल्ड। अंगूठी में गोल्ड पहनते हैं, ऐसा असली गोल्ड।
तो गोल्ड से पेंटिंग कैसे बनेगी? गोल्ड तो मेल्ट नहीं होता, गोल्ड तो लिक्विड नहीं बनता है, तो फिर क्या करते हैं, गोल्ड का फॉइल बनाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट टेक्निक बताते कि होता कैसे। क्या करते हैं, जहां पे मान लो कि हमको फूल है, फूल की पत्ती बनानी है गोल्ड से, गोल्ड फॉइल से, तो क्या करेंगे, उस पत्ती का डिजाइन पहले बना लेंगे कलर से, और फिर उसके अंदर गम लगा देंगे, कोई भी एडेसिव लगा देंगे, और फिर फूक मार के इस जगह पर जो गोल्ड फॉइल है उसको चिपका देते हैं। ऐसे फूक मारते हैं, वो गोल्ड फॉइल जाके चिपक जाती है, एकदम पास से मारते हैं तो ये चिपक जाती है, फिर इसकी कटिंग होती है धीमे 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 धीमे। तो जब हम टेक्निक बोलते हैं, जब हम साइंटिफिक चीजें बोलते हैं, तो लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो अपनी वॉक में हमको वैरायटी रखनी चाहिए। कई बार हमने आर्किटेक्चर बोला, कई बार हमने टेक्निक बोली, कई बार साइंस बताया, कई बार फोकलोर बताया, कई बार पेंटिंग के बारे में बताया, कई बार बिल्डिंग के बारे में बताया, कई बार गार्डन के बारे में बताया। हमको बहुत वैरायटी से बोलना चाहिए। ये देखिए, ये लोग नीचे से उस सीलिंग को देख रहे हैं और बड़े चाव से देख रहे हैं, इसमें गर्दन दुखने लगती है देखते देखते, पर लोग जब स्टोरी सुनाते हैं लगातार देखते रहते हैं। तो हमको अपने उसमें वैरायटी रखनी पड़ती है कि हम क्या दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे। वॉक आगे चलती रहती है और लगातार कुछ ना कुछ हम दिखाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें अपना कल्चर, लोग क्या है, वॉक क्यों करते हैं, मॉन्यूमेंट क्यों नहीं। आजकल फैशन है कि लोग मॉन्यूमेंट से ज्यादा वॉक करना पसंद करते हैं। ये एक पैटर्न देखने में आ रहा है। मॉन्यूमेंट डेड दिखता है, उसके अंदर कोई कल्चर नहीं दिखता। इसलिए लोग बाग आजकल मॉन्यूमेंट तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि आएंगे तो निश्चित रूप से भोपाल आए हो तो आप सांची भीमबेटका तो देखोगे ही, वही देखने आए हो, लेकिन पसंद करते हैं वॉक में जाना, क्योंकि वो एक पूरा आपको रहन सहन का तरीका, एक पूरा एक कल्चर, जीवन शैली दिखाता है। जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये भोपाली को, ये क्या कर रहा है, नीचे उकड़ो बैठा है और चाय पी रहा है। आपको पता होगा कि भोपाल की जो नमक वाली चाय है वो बहुत फेमस है, तो हम उसको भी प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ नमक वाली चाय पी जाती है, और ऐसे पीते हैं और ऐसे पीते हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं, वहां पर खड़े होते हैं और कप प्लेट से वैसे ही चाय सुड़क सुड़क के पीते हैं जैसे कि भोपाली पिया करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कल्चर फैलता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हम इस तरीके से बैठकर चाय पीते हैं या कुछ करते हैं, या हमारा शहर ऐसा, जो भी है मेरा अपना है, मुझे उस पर प्राउड है। तो हम उसको आगे लेकर चलते हैं और उसको बताते हैं, लोग उसको स्वीकार करते हैं, लोग वैसे ही पीकर देखते हैं और बहुत मजा आता है। और आप अगर एक बार पी लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि हमने नमक वाली चाय भोपाल में पी थी। इसी तरीके से जब हम चल रहे होते हैं तो कुछ एक हमारे घर में, रास्ते में घर पड़ते हैं जहां पर कि जरदोजी का काम होता है। भोपाल का जरदोजी दुनिया में फेमस है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे विजिटर हैं उनको घरों में लेकर जाएं, उनको हम रास्ते से ही फीड करना शुरू कर देते हैं कि भोपाल का जरदोजी ऐसा है, जरदोजी ऐसा है, और फिर उनको जरदोजी के बारे में बताते बताते घर में ले जाते हैं। निश्चित रूप से मिनिमम हर एक व्यक्ति एवरेज 100 रुपए की चीज तो खरीदता ही है। कई बार तो ये खरीदारी कई हजार की हो जाती है, पर अगर हम मिनिमम भी देखें तो 100 रुपए भी अगर पर व्यक्ति मिले तो एक साधारण सा व्यक्ति, कारीगर जो क्राफ्ट का काम करता है अपने घर में, उसको भी इनकम होती है, उसे रोजगार मिलता है, उसका काम देश विदेश में पहुंचता है, तो उसके लिए भी अच्छा होता है। और हम जैसे आर्ट लवर जो हैं, जो कुछ वहां का लोकल चीज खरीदना चाहते हैं, लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि आपके शहर का क्या खास है, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है मेमोरी के लिए, अपने लोगों को गिफ्ट करने के लिए। तो ये ऐसी चीजें जो है खूब प्रमोट होती हैं, तो ये भी हेरिटेज वॉक का ही हिस्सा होती है। और आगे चलिए, तो खास बात ये होती है कि आपके जो वॉक में एक तो चीज है, आपने लोगों को वॉक करते हुए दिखाया, लेकिन कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि जो उस एरिया के स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए आपने कोई मंदिर दिखाया है, मंदिर के पुजारी हैं, किसी हवेली के मालिक हैं, किसी घर में रहने वाला व्यक्ति है, किसी जैसे हमारे यहाँ खुली जीपें चलती हैं उसका जो मालिक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, या हमाम जो लोग चलाते हैं, तो ऐसे लोगों से आपका जो बिहेव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके लिए वॉक आसान हो जाती है। वो आपको बड़े प्यार से बुलाता है, हाय हेलो करता है, गले मिलता है, आपको वेलकम करता है। आपके विजिटर को बहुत अच्छा लगता है जब वो आपसे बात कर रहा होता है बड़े खुशनुमा होके, तो आपके विजिटर को बड़ा कंफर्टेबल लगता है। वहीं सोच कर देखिए कि अगर कोई स्टेक होल्डर भगा रहा है कि क्या यार तुम फिर आ गए यार, भगो यहाँ से, बार बार तंग करते रहते हो, तो आपका जो विजिटर है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। वो सोचता है यार ये खुद भी डांट खा रहा है, हमें भी डांट पड़वा रहा है। तो अपने स्टेक होल्डर से हमेशा बनाकर रखिए, उसको आते जाते नमस्कार करो, अच्छे से मिलो। उसके लिए पहल अपने को करनी पड़ती है। हमको शुरू से अपने अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं। अपनी बात हमेशा बिना चाहत के भी आप मिलते रहो, बात करते रहो, है ना, अच्छे से मिलो। इसके अलावा किसी को ना आपसे कुछ चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक अच्छे मीठे दो बोल चाहिए। वो मीठे दो बोल आप बोलोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ में लोग जुड़े रहेंगे। इसके अलावा एक अच्छे हेरिटेज वॉक लीडर को कुछ चीजें अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए, जैसे कि छोटी छोटी फर्स्ट एड की फैसिलिटी। एक तो आप उस एरिया में कोई डॉक्टर है कि नहीं ये पता करके रखिए, कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो छोटा मोटा कुछ तुरंत फर्स्ट एड मिल पाए। प्लस अपने जो भी आपकी जेब है, पर्स है, जो भी है, उसमें एक आध पेन किलर, एक आध वॉमिटिंग की दवाई, या एक आध कोई चोट लग जाए उसका कोई ट्यूब, इस तरीके की छोटी छोटी 2-4 चीजें अपने साथ रखनी चाहिए। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन जिस दिन हो जाता है उस दिन आपको अफसोस होता है कि यार वॉक खराब हो गई, अगर ये होता तो ठीक हो जाता। उससे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ हमारे केयर हो रही है। इसके अलावा अब जो टॉयलेट है वो भी एक बड़ी समस्या भारत में होती है, पर आप जब वॉक का एरिया डिसाइड करें तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर कोई टॉयलेट अवेलेबल हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई म्यूजियम है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई होटल है, या फिर किसी का घर है जो कि आपको ये फैसिलिटी देने को तैयार हो जाए, तो आपको वो देखकर रखना चाहिए कि अगर कोई पार्टिसिपेंट को अर्जेंसी हो तो आप उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएं। तो अपने ध्यान में जरूर होना चाहिए कि कहाँ पर ऐसा हो सकता है। और जैसे हमारी जो हमने वॉक डिसाइड की हुई है उसमें तो हमें मालूम है कि ये एक पब्लिक टॉयलेट है, तो जब वो पब्लिक टॉयलेट आता है तो हम पूछ लेते हैं कि किसी को टॉयलेट यूज तो नहीं करना, अगर यूज करना है तो कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि लोग अगर यूज करना चाहें तो कर लेते हैं, नहीं तो वॉक आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा वॉक में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें बता डालें। हमेशा हमारी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो फिल्टर होके आनी चाहिए। कैसे फिल्टर करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मतलब मेरी खुद की वॉक लीडर की और मेरे जो पार्टिसिपेंट आए हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतिहास खराब कर दो, इसका मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स आते हैं बहुत, तो नेचुरली वो आर्किटेक्चर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको समझना पड़ता है कि आपके जो ग्रुप है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी बात, आपने आज की वॉक की थीम क्या रखी हुई है, उस थीम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तीसरी बात, आपने टाइम लिमिट जो सेट की है उस टाइम लिमिट के आसपास ही आपको रखना पड़ेगा और इंटरेस्ट का, पब्लिक का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लगता है कि पब्लिक ध्यान नहीं दे रही तो आपको वॉक को जल्दी खत्म करना होगा, पर या फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको तुरंत से पकड़े कि पार्टिसिपेंट को क्या पसंद आएगा, आपको अपनी शैली को बदलना पड़ेगा। एक और चीज हमेशा हेरिटेज वॉक लीडर को याद रखनी चाहिए, वो ये कि भले ही मैं भोपाल घुमा रही हूँ या कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया घुमा रही हूँ, लेकिन घुमाते घुमाते आपको जो आसपास की चीजें हैं जो आज की वॉक में नहीं है, मान लीजिए हम भोपाल घुमाते हैं तो हम जानबूझ के सांची की बात छेड़ते हैं, जानबूझ के भीमबेटका की बात छेड़ते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्र हैं। और ये हम इस तरीके से बताते हैं कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए कि अगर हम इसके साथ जाएं, इस गाइड के साथ, इस वॉक लीडर के साथ जाएं, तो हमें देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है।
तो उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है, हमारे को अगले दिन की बुकिंग मिलती है ना। या फिर वो बोल के जाता है नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, तो मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट टाइम जरूर आपको कॉल करूंगा। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो कहता है यार अब इस बार हमें वो घुमा दो, या उसके कोई गेस्ट, उसके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आ रहे होते हैं तो वो बोल के भेजता है कि इसको कांटेक्ट कर लेना यार, ये बहुत मजेदार भीम बैठका घुमाएगा। तो उससे बिजनेस बढ़ता है। इसलिए कभी भी आपको अपने बिजनेस का भी ध्यान देखना है कि मैं कौन कौन सी चीजें और बोलते जाऊं जिससे कि मेरा बिजनेस भी बढ़ जाए। तीसरी चीज, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हेरिटेज वॉक के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट वॉक का करना नो डाउट इम्पोर्टेंट है, और मीडिया उसका बड़ा सोर्स है। सोशल मीडिया आजकल उससे भी बड़ा सोर्स हो गया। आपको उसमें पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। आप व्हाट्सएप पे डालिए, आप एफबी पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, जहां मर्जी डालिए, वो एक बहुत ही सरल बिना खर्चे का काम हो गया है। तो सोशल मीडिया और दुनिया भर में पहुंचता है, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने को प्रमोट करने का, आपकी हेरिटेज वॉक को प्रमोट करने का। तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो होती है माउथ पब्लिसिटी, जो मैं खुद के लिए फील करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करती, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं होता कि मैं 10-20 हेरिटेज वॉक हैंडल करूं। मैं जितनी कर पाती हूँ मैं उतनी ही कर पाती हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता। तो मैं माउथ पब्लिसिटी का ही यूज ज्यादा मैंने अब तक किया है, और मुझे जो 90% वॉक है वो माउथ पब्लिसिटी से ही मिलती हैं। एक व्यक्ति आता है, वो मेरे साथ वॉक करता है, और वो अपने किसी भोपाल आने वाले फ्रेंड को बोलता है कि अरे तुम वहां जा रहे हो ना, तो आप पूजा को कांटेक्ट करना और उसके साथ हेरिटेज वॉक जरूर करना। तो मेरे पास इस तरीके के बहुत सारी वॉक्स हैं जिसमें कि किसी ने मुझे कांटेक्ट किया है। मैं एक किस्सा यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। और कई बार क्या होता है कि मैं एक किस्सा यहाँ पे सुनाती हूँ। एक दैनिक भास्कर ग्रुप है, दैनिक भास्कर, सभी ने सुना होगा, बड़ा न्यूज़पेपर है। एक बार मुझे उनके पास, मीडिया से जोड़ के भी बता रही हूँ मैं, कि मेरी बहुत बार हेरिटेज वॉक की खबरें वहां पर छपती हैं और वो मुझे पब्लिसिटी देती हैं। तो एक बार मुझे भास्कर से फोन आया कि मैडम एक हेरिटेज वॉक करनी है लेकिन हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अखबार वालों से और पुलिस से कौन पंगा लेता है, तो ठीक है, इतना मेरे लिए बहुत बार छापते हैं तो मैं भी एक बार फ्री का वॉक कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कौन आ रहा है, कब है। तो उन्होंने मुझे कब का समय तो बता दिया, लेकिन कौन है के लिए बोला कि वो मैम हम नहीं बताएंगे कि कौन है, आपको जब वॉक का समय हो जाएगा उससे 15 मिनट पहले आपको कोई कांटेक्ट करेगा। मैंने कहा बड़ा कॉन्फिडेंशियल है ये, तो पता नहीं कौन आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने जो है उनको मैं वहां पहुंच गई, जो उन्होंने बोला था 5 स्टार होटल, वहां मैं पहुंची, मैंने वेट किया, वो मुझसे मिलने के लिए आए। मैंने सोचा यही मेरे पार्टिसिपेंट हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, पर उन्होंने उससे पहले मुझसे 10 मिनट सुना कि मैं क्या बताऊंगी, और उन्होंने मुझसे बोला कि हम ना स्पेशली तालाब देखना चाहते हैं, जितने तालाब आप दिखा सको उतने तालाब आप हमें दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तालाब दिखा देती हूँ आपको। फिर उन्होंने कहा कि जो मुझसे मिल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं आपका क्लाइंट नहीं हूँ, क्लाइंट कोई और है। अब मुझे बहुत जिज्ञासा बढ़ी कि ये कौन है जो इतना कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है, मुझे बता ही नहीं रहे मेरा पार्ट किसके साथ, किसको मुझे हेरिटेज वर्क कराना है। उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट वेट करिए, वो आ रहे हैं। अब मैंने कहा ठीक है, पता नहीं कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है, मुझे क्या जा रहा है, मुझे तो पता नहीं है। जब 5 मिनट बाद 2-4 लोग एंटर हुए, उसके पीछे एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का एंटर हुआ, तो मैं देख के हैरान रह गई। वो आमिर खान था, फिल्म स्टार आमिर खान। मैं हालांकि उनकी बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, पर फिर भी फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी हैं, तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई कि अरे आमिर खान हेरिटेज वॉक पे जा रहे हैं। और बड़े अच्छे से आमिर खान मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो पे देख रहा था और सुन रहा था, आपने क्या बोला। और उन्होंने कहा कि जो उनका जल मिशन चल रहा है उसके लिए वो भोपाल का सर्वे करने आए हैं। उन्हें पता चला था, उन्होंने एक कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो मेरी डली हुई थी यूट्यूब पे, उनकी टीम ने देखी थी, और उसमें मैं तालाब के बारे में बता रही थी।
तो उन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे कांटेक्ट किया उनको, क्योंकि मेरी न्यूज़ भास्कर में छपी थी, तो वो भास्कर के थ्रू मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तालाब देखना चाहते। तो वो दिन पे मैंने आमिर खान को वॉक कराई। तो जो है माउथ पब्लिसिटी, सोशल मीडिया आपको कहीं तक भी लेके जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना और कैसे यूज कर सकते हैं। एक और बहुत बात होती है, मैंने आपके शेड्यूल में भी देखा था, कोई एक्सपर्ट है जो इकोनॉमिक्स ऑफ हेरिटेज वॉक पर बात करेंगे, आखिर हेरिटेज वॉक से कमाया कैसे जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेन चैप्टर लेंगे, पर मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगी। एक होता है पर्सनल लेवल पे, एक हेरिटेज वॉक कराने वाला व्यक्ति उससे 500 रुपए भी कमा सकता है, वो 5,000 भी कमा सकता है 2 घंटे के, वो 50,000 भी कमा सकता है, वो 5 लाख भी कमा सकता है। ये उसके ऊपर है कि वो कितना अच्छा वॉक कराता है। हमारे ही भोपाल में 500 रुपए में भी वॉक लोग कराते हैं, 50 रुपए में भी करा देते हैं, और ऐसे भी हैं जो हजारों में लेते हैं। मैं भी 2 घंटे का मिनिमम 5,000 रुपए लेती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर नॉलेज क्या है, आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, आप कैसे पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व रखते हो। दूसरा होता है सोशली आप हेरिटेज वॉक भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ हेरिटेज वॉक लीडर नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी उससे जुड़ती है, क्योंकि टूरिज्म से बहुत लोग कमाते हैं। और इसमें क्या है, 1 to 1 है। 5 स्टार होटल में नहीं जाना है, आप उसके घर लेकर गए, उसने जरदोजी बेची, इसने खरीदी। आप उसके टी स्टॉल पर लेके गए, इसने चाय पी, उसने पैसे लिए। तो 1 to 1 है। बिचौलिए जो होते हैं, मीडिएटर जो पैसा खाते हैं, वो नहीं है। तो इसकी वजह से सोशली भी ये बहुत अच्छा है, और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्री को भी किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाते हो। मैंने देखा है दिल्ली में हेरिटेज वॉक के इतने सारे वॉक्स चल गए हैं। तो निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ता है, और टूरिज्म बढ़ने से देश की इकोनॉमी सुधरती है। और इस इकोनॉमी को मैं सिर्फ इस पिक्चर के थ्रू बोल सकती हूँ कि इकोनॉमी का कोई फंडा नहीं है, आप में बेचने की क्षमता होनी चाहिए। आप बेच तो कुछ भी सकते हो, ये फोटो उसकी गवाह है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि एक अच्छे हेरिटेज वॉक लीडर में क्या होना चाहिए। क्या उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। मैंने कई सारे वो देखे हैं, मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। पर मेरे को पता है इस जो अभी जो चल रहा है ये कार्यक्रम, इसमें बहुत सारे मंदसौर के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़े हुए हैं, और हम सब हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं, हिंदी बोल पाते हैं अच्छे से। और हम बहुत सारी बात में पीछे हट जाते हैं कि ना तो हमारी उतनी अच्छी पर्सनैलिटी है इन कंपैरिजन दिल्ली, ड्रेसिंग सेंस शायद हमारा वो नहीं है, या हमारी फ्लुएंसी नहीं है। मेरी तो आज तक नहीं है, मैं तो आज तक इंग्लिश नहीं बोलती। पर मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि क्या चीज मैटर करती है। मैटर करती है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी सिंसेरिटी। आपने अगर किसी को कमिट किया है कि मैं आपको हेरिटेज वॉक कराऊंगी, इतने से इतने बजे कराऊंगी, यहाँ से ये चीज दिखाऊंगी, आपको इतना एंटरटेनमेंट करेंगे, तो वो सिंसेरिटी में कमी नहीं आनी चाहिए कि आपने वादा कर लिया और आप आए नहीं, आपने पैसा ले लिया, मजा उसको आया नहीं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर सिंसेरिटी है, आप एक अच्छे वॉक लीडर हो। आप भले कैसे ही दिखते हो, कुछ भी हो, मैं भी बहुत ही अजीब सी दिखती हूँ। क्वालिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन, आपके अंदर खोज की इच्छा होनी चाहिए। हर रोज, हर बार जब आप खुद वॉक करते हैं, दूसरों को कराते हैं, तो आपके अंदर हमेशा ये बात होनी चाहिए कि आज मुझे कुछ नया दिखा। उसी बिल्डिंग में, उसी एरिया में, उसी कल्चर में हमको रोज कुछ नया दिखना चाहिए। देखने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, एक्सप्लोर करने की इच्छा होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरा होता है एक्सपीरियंस। आप में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आज मैं 20 साल से हेरिटेज वॉक कर रही हूँ, मैं जो 20 साल पहले बोलती थी वो मैं आज नहीं बोलती।
आज जो बोलती हूँ कल नहीं बोलूंगी, मैं उसको अनुभव से अपना रोज बढ़ाती हूँ। कुछ चीजें कम करती हूँ, जो मुझे लगता है ये अब नहीं चलेगी उसको कम करती हूँ, जो चीज चलेगी उसको आगे बढ़ाती हूँ, है ना। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन है, आपके बोलने से ही सारा कुछ है वहां पे। मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें, जैसे फाउंटेन है, चल ही नहीं रहा, अब आपको सिर्फ इमेजिन कराना होता है कि जब यहाँ से पानी आता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है और फिर फव्वारे चलते हैं, ऐसा मौसम हो जाता है। ये सब जो है आपकी बोलने की कला पे होता है। तो बोलने की कला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिर्फ अनुभव से आती है। ये मत सोचो कभी भी कि मैं तो बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाती। जब मैंने हेरिटेज वॉक शुरू की थी तो मुझे भी बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मैं तो क्लास में भी कभी नहीं बोलती थी। तो वो तो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती है और हमेशा अपने को इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने अपनी हेरिटेज वॉक्स में देखा है कि जो चीज हम बताते हैं, कई बार तो हमारा पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत सारी चीजें बता जाते हैं कि अरे आपने जैसा दिखाया ना, ऐसा मैंने जयपुर में भी देखा था, वहां पे ऐसा था, या ये चीज तो मैंने लंदन में भी देखी है, ऐसा तो वहां पर भी था, पता है इसकी कहावत ऐसी है। तो वो लोग भी बहुत सारा कुछ हमको बताते हैं, उन सबको भी हमें प्यार से सुनना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। और एक चीज मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हेरिटेज वॉक आप करा रहे हो, कहीं भी गाइड कर रहे हो, अगर 10 मिनट के अंदर आपका जो पार्टिसिपेंट है वो आपको उल्टा ना दिखाने लग जाए कि देखो देखो वो दिख रहा है, देखो देखो ऐसा है, तो आप समझ लीजिए आप फेल हो गए। अगर वो इंटरेक्शन करना नहीं शुरू कर रहा, वो अपने आप से देखना नहीं चाह रहा, तो फिर उस वॉक में आप फेल हो। उसका इंटरेक्शन आपके सक्सेस का परसेंटेज बताता है कि वो कितने चार्म से आपको ही उल्टा दिखाने लग गया कि देखो देखो वो भी दिख रहा है, जो आपने दिखाया था ना यहाँ पर भी दिख रहा है। ऐसा एक इंटरेक्शन जब बनेगा तो आप उसमें ना आप बोर होंगे, ना ही आपका पार्टिसिपेंट बोर होगा। तो कई बार क्या होता है कि मैं आपसे जैसा कह रही हूँ कि हेरिटेज वॉक का फैशन बढ़ता जा रहा है, लोग खूब आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 3 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट, वैसे तो ये प्राइवेटली होती है, भोपाल में मैं करती हूँ, वो 2-3 लोग और करते हैं, पर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत शौक चढ़ गया कि हम भी हेरिटेज वॉक करेंगे। और उन्होंने क्या किया, ये जो मेरे साथ में पर्पल शर्ट में खड़े हैं, ये कमिश्नर साहब हैं आर्कियोलॉजी के, और उन्होंने जो है वो एक होर्डिंग लगवा दिया, शहर के बीच में एक होर्डिंग लग गया कि फला फला तारीख को इतने बजे यहाँ से एक हेरिटेज वॉक है। आप मानेंगे नहीं, उस वॉक में 3000 लोग इकट्ठे हो गए थे, 3000 लोग, इसमें आ नहीं रहे पूरे, ये उनके कहने से सबको हटा के थोड़े से लोगों की फोटो ली गई क्योंकि साफ दिख नहीं पा रहे थे। तो 3000 लोग इकट्ठे हो गए थे। इससे आप समझ सकते हो कि चार्म तो बहुत है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। और इसके साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर पूरा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये टॉक आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही आपने जरूर इससे कोई फायदा आगे के जीवन में लेना। मैं हमेशा भोपाल में अवेलेबल हूँ, मेरा फोन नंबर अवेलेबल है। अगर जो भी आज के पार्टिसिपेंट हैं उनको किसी भी तरीके की जरूरत महसूस होती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं मंदसौर में आपके महाविद्यालय को धन्यवाद देती हूँ और DIHRM के भी सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया और मेरी भी इच्छा हुई है कि एक बार मैं आपके साथ भी भोपाल में भी हेरिटेज वॉक करूं और आपको मंदसौर बुला के मंदसौर में वॉक कराऊं। आप आएंगी? जरूर मैम, मैंने जैसा शुरू में बोला कि मंदसौर तो मेरा बहुत चहेता है, मैंने वहाँ काफी समय काम किया, तो मेरे बहुत दिल के नजदीक है। तो जरूर मैं कभी भी बहुत जल्दी एक वॉक आयोजित करते हैं जरूर और प्लान करते हैं, आप आए। बहुत ही मजा आया आज मुझे आपका लेक्चर सुनने में। गाइड वगैरह की बात तो हमेशा करी थी, पर ये हेरिटेज वॉक कैसे करवाया जाए आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और अभी एक लेक्चर और करना है आपको,
मजा आ गया। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, बाकी माइक आयोजकों को देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी का मैं खुद हर साल स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ, मास्टर्स पीजी स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ, और मैं खुद इनका जो है हेरिटेज वॉक लगभग हर साल मैं खुद उसमें कोशिश करता हूँ काफी चीज सीख के हमारे स्टूडेंट को भी सिखाने के लिए। तो हमेशा हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पूजा जी के साथ। और मैं आपको बता दूं, शायद जैसे कि उषा मैडम ने बोला, हेरिटेज के वॉक के ऊपर शायद कोई एनीबडी सेकंड पर्सन इतना अच्छा तरीके से कोई अगर इसको आज पार्ट टाइम फुल टाइम प्रोफेशन लेना चाहे, उससे अच्छा गाइड शायद हो ही नहीं सकता, मेरा तो मानना है। और आपने सब लोगों ने सुना है कि इसका बहुत सारा निट्टी ग्रिटी छोटी मोटी चीज देखा जाता है, और जिसमें वो टोटल छोटी मोटी चीज देखने के बाद ही ये टोटल सक्सेस होता है। बहुत सारे चीज पूजा जी ने बताया, कहां कहां किस चीज को बारीकी से देखना है, सेंसिटिव रहना है, लॉट ऑफ बहुत सारा चीज। तो इस सब चीज को अगर आप सुने हैं ध्यान से, अगर आप सही में हेरिटेज वॉक कराना चाहते हैं, अगर उसी को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% आपको सक्सेस रेट मिलेगा, इसमें दो राह नहीं है। इसी के साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूं, दूसरा साइड छोड़ दीजिए। हर साल हम क्या करते हैं, जब मध्य प्रदेश जाते हैं हम भोजपुर जाते हैं, वहां का भोजेश्वर टेम्पल है, और वहां पूजा जी का इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, और वहां भी पूजा जी हेरिटेज वॉक भी कराती है, और वहां के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करके, वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके बहुत सारा काम किया है उन्होंने। उसमें उन्होंने एक बात बताया था आज के दौरान, ट्रक के दौरान, कि स्टेक होल्डर के साथ अच्छा संपर्क एस्टेब्लिश करके रखना, ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप सोच नहीं सकते हैं आपका सक्सेस के लिए। और वो खुद मेरे सामने, वो मैं खुद देखा हूं। दो एग्जाम्पल मैं देखा भोजपुर टेम्पल के और उसके सराउंडिंग में। वहां एक बैठते हैं जो कि आपका, हम कहते हैं शायद ओडिया में इसको के जो वायलिन केंद्रा इसको कहते हैं, जो बताते हैं, एक 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 बुढ़े जो कि ओल्ड बुजुर्ग वहां बैठ के बताते हैं वो, या वो पुजारी जो वहां पूजा करते हैं भोजेश्वर टेम्पल में, वो देखते ही पुजारी को इतना इंप्रेस हो कि तुरंत अपनापन के निकाल के जो बात करते हैं, उससे पता चल जाता है कि स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख के कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसलिए आपका ईगो तो पहले डे वन से आप रख के जाना चाहिए, जो खास करके स्टेक होल्डर के साथ नहीं मैं अपना स्टाइल या अहंकार दिखाऊंगा, वो पूजा जी का ये भी एक कहने का मतलब था। सबके साथ बेस्ट रिलेशन रख के कैसे हेरिटेज वॉक कराया जाएगा, अपना पर्पस, अपना मकसद, आपका गोल वो देखना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे चीज उन्होंने बताया, सिंसियरिटी है, डिवोशन है, ये सब चीज अगर सब एक साथ होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया, पर्सनालिटी हो या ना हो, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा हेरिटेज वॉक करा सकते हो अगर आपके पास सिंसियरिटी है, प्रोफेशनलिज्म है और फील है, आपका जुनून है, आप कर सकते हो। और डे बाय डे आप इंप्रूव कर सकते हैं कि आपका गलती किया हुआ है, जरूरी नहीं कि पहला हेरिटेज वॉक में आप नंबर 1 बन जाओगे, क्योंकि अब पूजा जी आज जिस स्तर पर पहुंचे हैं, अवार्ड मिला है, और जैसे कि बोला था कि आमिर खान जैसे लोग उनका हेरिटेज वॉक के मौका मिला है उन लोगों को, मैं तो कहूंगा उनको मौका मिला है। तो ये आप भी करा सकते हो, यू कैन सक्सीड, आप कर भी सकते। आज अगर पूजा जी का एक बात अगर ध्यान दोगे और उसी हिसाब से आपके एरिया में हेरिटेज वॉक कंडक्ट कराने के लिए आप प्लान बनाओगे, जैसे कि हेरिटेज वॉक डिजाइन करोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अभी मैं पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ता हूं। आप पूजा जी को खुले मन से कोई भी प्रश्न आप पूछ सकती हैं, शी इज वेरी वेरी फ्रेंडली, शी कैन आंसर ऑल। थैंक यू। सबसे प्रश्न है,
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम दिव्यांशी जैन है। मैम, मैं पूछना चाहती थी कि Yes. एक ही मॉन्यूमेंट को आप किस तरीके से अलग बता सकती हैं? जैसे सपोज आपने कोई एक हेरिटेज वॉक करवाई, तो मॉन्यूमेंट तो एक ही है, तो आप उसको किस तरीके से अलग बताएंगी दूसरी की, जो दूसरे लोग भी एक्साइट हो कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बहुत लिमिटेड होती है, आप फैक्ट्स को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो उसमें आप कैसे डील करती हैं आप उस सिचुएशन को? हाँ दिव्यांशी, हर मॉन्यूमेंट के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। वो हम समय के साथ उसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ किस्सा कहानी क्या है। अगर ऐसे पार्टिसिपेंट है जिन्हें किस्से कहानी में ज्यादा मजा आ रहा है तो उस पर फोकस कर लेना चाहिए। अगर उनको आर्किटेक्चर में ज्यादा मजा आ रहा है, उसका आर्किटेक्चर बहुत फैसिनेटिंग है, तो आर्किटेक्चर पर ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें कंजर्वेशन में कुछ खास हुआ है तो कंजर्वेशन ले लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई पेंटिंग है, कोई चीज है, तो उस पर आप जा सकते हैं, उसकी टेक्निक पर जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने हमाम पे बताया, उसमें हम टेक्नोलॉजी पे बोलते हैं कि हमाम वर्क कैसे करता है ना। उससे जुड़े हुए अगर कोई भूतिया किस्से हैं मान लीजिए, तो वो भी आप सुनाएंगे तो वो भी मजेदार होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको उसके बारे में कितने मल्टीपल चीजें पता है। जैसा आपका पार्टिसिपेंट है आपको उतना वैसा ही फोकस करना है। हर मॉन्यूमेंट के साथ बहुत किस्से हैं। ठीक, थैंक यू सो मच मैम। शायद मेरे ख्याल से दीदी जी आपको तो बताया कि बहुत सारे नियम है। और देखिए, ज्ञान कोई जो फाइनाइट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। वो आपका जरूरी नहीं है कि जो मिला है आपको अभी तक, जो ज्ञान जिस मॉन्यूमेंट के बारे में आपने बोला ना, लिमिटेड फैक्ट्स, फैक्ट्स एक्चुअली लिमिटेड नहीं है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, रिसर्च करोगे, आपका फैक्ट्स उसके हिसाब से आपको मिलते जाएंगे। और जरूरी नहीं कि सब लोग सब फैक्ट्स के साथ अवगत हो या सबको पता हो। तो इसीलिए आपका हमेशा ये कोशिश रहना चाहिए कि नए फैक्ट्स हम कैसे इससे वहां से जुड़े। तो इसीलिए वो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। पूजा जी हेरिटेज वॉक कराती हैं आपका सांची के पास, जो आपका मॉन्यूमेंट उदयगिरी हिल्स, ठीक है, वहाँ एक है हमारे भूदेवी उद्धार प्रतिमा, जो जिसको कहते हैं मेरे ख्याल शायद विष्णु का बोर वराह अवतार का शायद वो ये है। तो इसमें वो है। पूजा जी मेरे को उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के लिए तुरंत मेरे को फोन किया कि शैलेंद्र देखो, मत्स्य पुराण है क्या, मत्स्य पुराण में इसके बारे में जिक्र है, जो दूसरे लोगों को पता नहीं है। नॉर्मल लोग आएंगे हेरिटेज वॉक करेंगे, तो उनको लेना देना नहीं है। मत्स्य पुराण में उनका जो है टाइम स्केल का जो है, उसका कल्प है, युग है, वो सब डिटेलिंग है। तो उससे वो रिलेट करके वो आपका पुराणिक स्टोरी को, और वो दिखाते हैं उस मॉन्यूमेंट का जो है, जो रिफ्लेक्ट किया गया है, आपका जितने भी स्कल्पचर्स वहां है उसको जोड़ के, सही विष्णु भी है, उसको जोड़ के आपको जो बीइंग ए वॉक लीडर रिसर्च करके उसको यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फैक्ट लिमिटेड नहीं है, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सप्लोर इट। और जो एक्सप्लोर आप करोगे वो आप इसको, जो आपके साथ जो पार्टिसिपेंट है, जो आपके हेरिटेज वॉक के साथ जिसको करा रहे हो, आप उसको ट्रांसफर करोगे सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये मेरा कहना था। आगे बोलिए। जैसे शैलेंद्र ने कहा कि जो आपने एग्जांपल दिया, उसमें क्या है कि नॉर्मली लोग जब गाइड करते हैं तो वो महावरा के बारे में, जो स्कल्पचर के बारे में जानकारी होती है कि 4 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये है, ऐसा है, वो भूदेवी कंधे पर है, यही जानकारियां जो सिंपली अपन आइकोनोग्राफी की, प्रतिमा विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं, वह सिंपल जानकारी दे देते हैं। लेकिन आप उससे अलग भी देख सकते हो। तो अब उसके पीछे का, वो स्कल्पचर बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसी स्कल्पचर पे हम ध्रुव देवी की कहानी भी सुनाते हैं कि वो स्कल्पचर
विक्रमादित्य ने क्यों बनाया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को वही स्कल्पचर क्यों बनाना, क्योंकि वो अपने को एसोसिएट कर रहा है महावरा से। जिस तरीके से वरा ने पृथ्वी का उद्धार किया, चंद्रगुप्त कहता है मैंने भी ध्रुव देवी को बचाकर, शकों से बचाकर अपनी राजलक्ष्मी का उद्धार किया है। तो एक तो ये बात आ जाती है कि लिटरेचर में, क्योंकि ध्रुव देवी करके एक उपन्यास है, ये एक ऐतिहासिक घटना पे कई उपन्यास है, तो उसको भी ले सकते हो। प्लस जैसे कि शैलेंद्र ने कहा मत्स्य पुराण है, तो मत्स्य पुराण में महावरा के बारे में लिखा क्या है, ये थोड़े ना लिखा है कि उनके 4 हाथ हैं, उनका मुंह ऐसा है, उन्होंने ग्रेवेयक हार पहना हुआ है, उन्होंने भूदेवी को कंधे पे रखा है, ये तो लिखा ही नहीं है। लिखा ये है कि महावरा कब जन्म लेते हैं, कब उनका अवतार होता है, किस टाइम पे, वो किस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं दूसरों की तरह आइकनोग्राफी बताने के बाद ये बताऊं कि ये टाइम स्केल कैसे दिखाता है, इंडियन टाइम स्केल युग में कैसे इसको विभाजित किया है, किस जगह, आप इससे आज का दिन पता कर सकते हो, वो कैलेंडर है। तो अगर मैं इतनी रिसर्च करके ये बताऊं कि ये कैसे कैलेंडर है, तब तो लोगों को मजा आएगा, और नहीं तो गाइड बुक में सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर मुझे किस बात के पैसे दे रहे हैं, है ना। तो एक ही मॉन्यूमेंट पे मैं इसी महावरा को 10 तरीके से दिखा सकती हूँ। तो डिपेंड कर, मैं शुरू में नहीं दिखा सकती थी, शुरू में भी मैं ऐसे ही दिखाती थी कि ये महावरा है, इनके 4 हाथ है, ये। पर धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव किया और उसके 10 तरीके ढूंढ लिए कि इसको ये वाला आज दिखा दो, ये वाला फिर कभी दिखा दो, या मेरा क्लाइंट जैसा है ना। अब शैलेंद्र जी दोबारा आएंगे तो मैं उन्हें ये कहानी नहीं सुनाऊंगी, मैं उनको नई कहानी सुनाऊंगी, मुझे अपना क्लाइंट बना के रखना है ना। तो ऐसे कहानियां बनती जाती हैं। और कोई प्रश्न किसी से? आप अगर कोई चीज को ध्यान से सुनोगे, आपका इवन कई बार क्या होता है ना, एक नॉर्मल टेंडेंसी रहता है हम लोगों का कि वो मैं भी उसी का ही पार्ट हूँ। कई बार हम क्लास में बैठते हैं या तो लगता है कि नहीं ये सिली क्वेश्चन मैं क्यों पूछूं, और टीचर को या फेलो पार्टिसिपेंट को मेरे को शायद क्वेश्चन अगर ठीक नहीं होगा तो मेरे को बुरा लगेगा। ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लर्निंग में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, ये पहले तो ये बेसिक नियम होना चाहिए, ठीक है। तो आप बेझिझक आप कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे सपोज दिल्ली में बहुत हेरिटेज वॉक्स होती हैं, तो जनरली कहते हैं कि इतने पैसे देने से अच्छा तो गाइड ले लो। तो हम खुद को गाइड से कैसे अलग बता सकते हैं कि आप गाइड को मत सोर्स करो। एक तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब फैक्ट्स हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, मतलब हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर वही जनरली आता है कि ये बहुत कॉस्टली है, इसमें 2 घंटे के आपको इतने पैसे देने। तो ये सब चीजों से एज अ वॉक लीडर आप कैसे डील करते हैं? ये जरूर है कि वही मैंने कहा कि एक सिंपल गाइड से अच्छा है कि एक बुक लेकर पढ़ लो, वो 10 रुपए 20 रुपए की 50 100 रुपए की, 100 रुपए में काम चल जाएगा। और अगर एक सिंपल गाइड आप हायर कर लोगे तो वो और भी वो भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन एक इंटरप्रिटेशन करने वाला एक वॉक लीडर है या कोई है तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन लोग जो हैं जब वो घूमने निकलते हैं, सबकी बात नहीं कर रही मैं, और सब हमारा टारगेट है भी नहीं, वो लोग जो घूमने निकलते हैं, जो किसी जिज्ञासा के साथ निकलते हैं, कुछ सीखने के लिए निकलते हैं, एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, एजुकेशन के लिए निकलते हैं, वो लोग हमको अप्रोच करते हैं और पैसे देना भी पसंद करते हैं। तो वो हमारे टारगेट ग्रुप है। 100% टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो हमारा टारगेट है ही नहीं, उसको रखिए भी नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप तो उसको पकड़ने की कोशिश की। जैसे मेरे पास सबसे ज्यादा कौन है, मेरे पास सबसे ज्यादा है यूनिवर्सिटीज से आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप्स। जैसे महाराष्ट्र से कई यूनिवर्सिटीज हैं जो भोपाल में आती हैं, है ना। हमारे यहाँ सांची या भीमबेटका है, तो वो भीमबेटका सांची देखने के लिए आते हैं। फिर वो पता करते हैं कि हेरिटेज वॉक कौन करा रहा है, तो हमारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं होटल्स में, तो वो हमको अप्रोच करते हैं, है ना। तो वो तो आए ही सीखने के लिए है, तो वो उनको हमें 10,000 रुपए
2 घंटे के देना 20,000 रुपए मुश्किल नहीं लगते, क्योंकि एक एक वो तो ऐसे सोचते कि पर हेड कितना पड़ा, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, है ना। तो ऐसे टारगेट्स को, या फिर जो बहुत अच्छे रिच एलिट क्लास आता है ना, फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं कि उनके साथ कोई ढंग का व्यक्ति चले, और इसका चलन अब बहुत बढ़ गया। मैंने देखा है कि लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आपको चलना ही, कभी हम बुकिंग नहीं लेते कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं चल पाएंगे। जो हमारे पास एक बार यूनिवर्सिटी आ गई है, वो दोबारा कभी ऐसा नहीं होता कि वो आए भोपाल और हमारे को अप्रोच ना करे, क्योंकि हम जो पैसा ले रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जो उनके टीचर पढ़ाते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हम देके भेजते हैं, है ना। तो हमारे को अप्रोच करने से उनको कई फायदे होते हैं। एक सिंपल गाइड क्या सुनाता है, मैं एक बार जयपुर में थी, तो मैं एज ए विजिटर घूम रही थी, तो मैंने देखा कि एक गाइड है, वो गाइड कर रहा है, मैं पास में खड़े होकर सुन रही थी कि क्या बोल रहे हैं। तो वो कह रहा था कि ये जो किला है ना, इस किले के इधर ना जूही चावला, आमिर खान की वो हुई थी, और ना यहाँ पे जूही चावला ने गाना शूट किया था, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। अब जो सुनने वाला था, अगर वो साधारण व्यक्ति होता तो वो कहता अरे बड़ा मजा है, जूही चावला कहाँ खड़ी थी, क्या था क्या। लेकिन जो खड़ा था, जो गाइड के साथ खड़ा हुआ था, वो था कोई स्कॉलर था, तो उसने उसको डांट दिया वहीं की ये क्या यार बकवास सुना रहे, कोई ढंग की चीज दिखाओ ना। तो गाइड जो है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, उसको नॉलेज तो ना है, वो ट्रेनिंग लेकर आया ही नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था वो गाइड बन गया। और लाइसेंस लेना गाइड का बहुत आसान है, ले लिया, है ना। तो हमारे बीच में और उसके बीच में तो जमीन आसमान का अंतर है। और हमारे लिए हमको, मैं तो मना कर देती हूँ साफ कि इनके इस ग्रुप के साथ मैं करूंगी नहीं वो, मैं तो बहुत सेलेक्टिव करती हूँ, है ना। पर मैं 20 साल के बाद बहुत सेलेक्टिव करती हूँ। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसकी वॉक लेंगे, किसकी नहीं लेंगे। जो हमारे पैसा देगा हम उसी की लेंगे, जो हमारे काम की इज्जत करेगा हम उसी की लेंगे। हर किसी के साथ आप जाइए भी मत, अपने उसको गिराना भी नहीं चाहिए, है ना। और कोई कमी नहीं है, इस समय टूरिज्म बहुत भर भर के आ रहा है, खूब टूरिज्म है। कोरोना काल में जरूर बहुत खराब हुआ, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जब कोरोना शुरू हुआ उससे पहले मेरे पास बहुत अच्छा इनकम सोर्स हो गया था हेरिटेज वॉक का, खूब लोग आते थे। और मैंने जैसे कहा कि मेरे पास मैक्सिमम लोग माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। मैं तो, आप मुझे इंस्टा पे ढूंढोगे मैं हुई नहीं, आप मुझे एफबी पे ढूंढोगे तो मेरा अकाउंट जरूर है, पोस्ट दूसरे लोग डालते रहते हैं, मैं कभी खोलती भी नहीं। मैं सिर्फ व्हाट्सएप जरूर यूज करती हूँ, बाकी मैं कोई भी, और ट्विटर मुझे आता ही नहीं, मैं किसी भी सोशल मीडिया का यूज ही नहीं करती, है ना। लेकिन फिर भी मेरे पास खूब हेरिटेज वॉक होती है, इसलिए कि मेरी वॉक्स माउथ पब्लिसिटी से आती है। एक जो जाता है वो मुझे इतनी वॉक दिलवा देता है। एक बार तो एक प्रिंसिपल आई थी और अपने बेटे के साथ, उनका बेटा आया था, उन्होंने कहा चलो मैं भोपाल घुमाती हूँ, और वो मुझे लेकर गई, और उन्हें इतना मजा आया कि उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं की एक्सटेंडेड फैमिली से कम 10 वॉक मैं अभी तक कर चुकी हूँ। तो ऐसे क्लाइंट भी मिल जाते हैं, वो बड़े फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो आप क्लाइंट में ना बहुत आपाधापी मत बचाओ, जो आपकी इज्जत करे, आपको सुनना चाहे, उसी के साथ में जाओ। और आप, पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो पैसा जो दे रहा हो वो उसके साथ, हाँ अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, फ्री में करिए। मैंने हजारों अवेयरनेस प्रोग्राम फ्री में किए हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करती। और कुछ? हाँ सही बात है, लेकिन दिव्यांशी जी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, शायद आप कल ठीक से नहीं सुना था, मैं शायद 10 मिनट इसी के ऊपर ही बोला था, हाउ ए टूरिस्ट गाइड, हाउ ए हेरिटेज वॉक लीडर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टूरिस्ट गाइड। मैं 10 पॉइंट गिनाया था, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टूरिस्ट गाइड साइड में बैठा हुआ है, आप पहुंचोगे वो गाइड कराएगा, वो भी वेरी लिमिटेड समय तक, ठीक है। और बाकी चलिए, जो कि झूठी मूठी कहानी तो सुनाते ही है। पूजा जी ने तो फिर भी बोला आमिर खान शूटिंग हुआ था, वो सच हुआ होगा, लेकिन टोटल कपोल कल्पित मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए, वो छोड़ दीजिए। वो तो मैंने कल 10 पॉइंट आपको इसलिए बताया था। आपका हेरिटेज वॉक ये इंस्टेंटली नहीं होता है, उसके लिए आपका प्री फिक्स होता है, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। और बाकी पूजा जी वो बोलो सब तो है ही, इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है।
और कोई प्रश्न? तो फिर आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। पूजा जी खास करके आप इतना समय दिया, इतना बहुत अच्छा बोले अपना एक्सपीरियंस, जो कि हम बीइंग ए टीचर हमारा इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लिमिटेड समय हम फील्ड में जाते हैं, तो आप तो फील्ड में ही हो, तो इसीलिए रियली बहुत बहुत मजा आया। और मेरे को पूरा विश्वास है सभी हमारे पार्टिसिपेंट को सब कुछ ना कुछ अभी सीखेंगे और आगे भी सीखते रहेंगे, और वो चाहे तो अपने खुद हेरिटेज वॉक कर पाएंगे। अगर ये टिप्स जिन्होंने दिया, ये आप मान लीजिए, ये आप गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी करिए, हेरिटेज वॉक का यही है पूजा जी ने जो बोला। अगर इसी टिप में जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये फाइनल है, जैसे कि पूजा जी ने बोला अभी भी वो सीख रहे हैं और भी बेटर करेंगे, तो आगे भी आप लोग कर सकते हैं। तो कल फिर 5 बजे शुरू करते हैं, फिर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।